आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से एनडी एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब मंच पर आप सभी के बीच उपस्थित हैं। राजस्थान जीके, राजस्थान कला संस्कृति में हम राजस्थान की चित्रकला पढ़ रहे हैं और आज ये चित्रकला का अंतिम लेक्चर होगा, अपना चौथा लेक्चर हो रहा है। तो काफ़ी डिटेल से डीप से हम पढ़ रहे हैं। तो चित्रकला का जो वर्गीकरण है राजस्थान की चित्रकला का, उसमें हम जो राजस्थान के स्कूल पढ़ते हैं उसमें 3 स्कूल हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा अंतिम चौथा स्कूल है ये हाड़ौती स्कूल, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कोटा शैली के बारे में आज। तो हाड़ौती स्कूल में कोटा शैली, तो सबसे पहले इसकी सामान्य बातें कि इस शैली पर अन्य प्रभाव किस किस का पड़ा या कौन सी शैली का अन्य प्रभाव पड़ा। तो हाड़ौती स्कूल की वैसे तो जो मूल शैली है या प्राचीन शैली है वो तो बूंदी शैली है। कोटा शैली बाद में बूंदी शैली से अलग होकर के अस्तित्व में आई। मूल रूप से यहाँ पर हाड़ौती स्कूल में बूंदी शैली पहले विकसित हुई। तो कोटा शैली पर प्रभाव एक तो बूंदी शैली का पड़ा, इसके अलावा एक और यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है ब्रज शैली का। ब्रज का मैंने आपको बताया था, नाथद्वारा शैली में ब्रज शैली का प्रभाव देखने को मिलता है और उसके अलावा किशनगढ़ शैली में भी ब्रज शैली का प्रभाव देखने को मिलता है और कोटा में भी ब्रज शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। इसको आप याद रख सकते हो कि राजस्थान में आपको पता है कि वल्लभ संप्रदाय की जो 2 प्रमुख पीठें हैं, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की 2 प्रमुख पीठ जो है वो एक तो नाथद्वारा राजसमंद और दूसरा मथुरेश जी कोटा। कोटा मथुरेश जी वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में दूसरी बड़ी पीठ है। तो इस कारण कोटा के चित्रों में, कोटा की चित्रकला शैली में ब्रज का प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, ये इसका लॉजिक है। प्रभाव के बाद बात करें तो स्वर्णकाल की, कि कोटा चित्र शैली में स्वर्णकाल अर्थात सबसे ज़्यादा चित्र, सबसे बढ़िया चित्र किस शासक के समय बने, तो वो कोटा के उमेद सिंह के समय। उमेद सिंह जब कोटा के शासक थे तो इस समय कोटा में सबसे ज़्यादा चित्रकला का विकास हुआ। स्वर्णकाल के बाद देखते हैं कि यहाँ पर वृक्ष और रंग कि सबसे ज़्यादा कौन से पेड़ के चित्र बने या फिर सबसे ज़्यादा रंग कौन सा उपयोग में आया। तो वृक्ष की बात करें तो खजूर के वृक्ष, खजूर के वृक्ष का चित्रांकन सबसे ज़्यादा हुआ। और रंगों में बात करें तो रंग सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूज़ में हुए सामान्य रंग ही हैं, नीला, पीला और हरा। ये सभी सामान्य कलर यूज़ में हुए, कोई खास बात नहीं है। वृक्ष याद रखना, खजूर के पेड़ का सबसे ज़्यादा चित्रांकन हुआ। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर नारी नेत्रों की, कि नारी के नेत्र को किस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो नारी नेत्र को यहाँ पर हिरण के जैसा बताया गया है, जैसा कि बीकानेर में था, ठीक उसी प्रकार का मृग के समान नयन बताए गए हैं कोटा शैली में नारी के। इसके बाद पशु पक्षी यहाँ पर कौन से दिखाए गए हैं, सबसे ज़्यादा कौन से पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है। तो पशु पक्षी यहाँ पर शेर और बतख, शेर और बतख का काफ़ी चित्रण हुआ है। दहाड़ते शेरों के चित्र बने हैं, जंगल में शेर विचरण करते हुए के चित्र बने हैं। तो ये हमने सामान्य बातें देखी कोटा शैली के बारे में। प्रभाव बूंदी और ब्रज शैली का, स्वर्णकाल उमेद सिंह, वृक्ष और रंग देखे खजूर और ये सामान्य रंग, नारी नेत्र हिरण के जैसे, और पशु पक्षियों में शेर और बतख के चित्र काफ़ी मिलते हैं कोटा शैली में देखने को। अब यहाँ के चित्र और चित्रकार ये देख लेते हैं कि चित्र यहाँ पर कौन कौन से मुख्य मिलते हैं। तो एक तो कोटा शैली की सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जिस पर से क्वेश्चन भी आ सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि कोटा शैली में शिकार के चित्र मिलते हैं, आखेट के चित्र। ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट बात है कि कोटा शैली में शिकार करते हुए चित्र मिलते हैं। और इसमें भी खास बात ये है कि शिकार के जो चित्र हैं वो शिकारी या फिर राजा महाराजा तो शिकार कर ही रहे हैं, उनके अलावा रानियाँ भी शिकार करती हुई दिखाई गई है। रानियों के भी चित्र हैं शिकार करती हुए के। तो कोटा की रानियाँ, जो हाड़ा क्षेत्र की हाड़ौती की रानियाँ वैसे भी प्रसिद्ध रही है अपने दबंग स्वरूप के कारण। हाड़ी रानी कर्मावती हम जानते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं, सांगा की पत्नी। और यहाँ पर भी कोटा की चित्रकला में भी रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसका क्वेश्चन आ जाता है। शिकार के चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद यहाँ की जो नायिका है वो किस प्रकार की है, नायिका भेद जो हम सभी चित्र शैलियों में पढ़ रहे हैं। यहाँ की नायिका भेद है आरूढ़ यौवना, आरूढ़ यौवना नायिका। ये नायिका अपने सुंदर रूप को देख करके और प्रसन्न हो रही है। अपने सुंदर रूप के कारण
खुद ही मन अत्यधिक प्रसन्न हो रही है, इसे बोलते हैं आरूढ़योवना नायिका। तो ये कोटा शैली में नायिका भेद है। तो ये जो चित्र मिलते हैं, इसके अलावा दहाड़ते शेरों के मैंने आपको बता दिया, कहीं प्रकृति का भी काफ़ी चित्रण हुआ है, लताओं के चित्र मिलते हैं, वो सामान्य चित्र हैं। मुख्य याद रखने वाले ये दो ही हैं। एक तो शिकार के चित्र, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, शिकार के चित्र राजस्थान की कौन सी चित्र शैली में मिलते हैं, तो कोटा चित्र शैली में, और नायिका भेद यहाँ पर आरूढ़योवना नायिका। चित्रकार दो नाम याद रख लेना बस बहुत है चित्रकारों में, एक तो नूर मोहम्मद, कोटा चित्र शैली में चित्रकारों की बात कर रहे हैं, एक तो नूर मोहम्मद और एक डालू। ये दो चित्रकार कोटा शैली में बस याद रखने। तो ये हुई अपनी कोटा शैली। अब चलते हैं बूंदी शैली की, हाड़ौती स्कूल की दूसरी और अंतिम शैली। इसके बाद अपनी शैलियाँ कंप्लीट हो जाएंगी चित्रकला में। अब देखते हैं बूंदी शैली, हाड़ौती स्कूल की दूसरी और प्राचीनतम वैसे तो बूंदी शैली काफ़ी इंपॉर्टेंट शैली है भाई। किशनगढ़ शैली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राजस्थान चित्रकला सभी शैलियों में। उसके बाद 2 नंबर पर जो कोई इंपॉर्टेंट शैली यदि किशनगढ़ के बात है तो वह है बूंदी शैली। अच्छे से पढ़ना इसको, इससे क्वेश्चन फिर भी देखने को मिलता है। तो बूंदी शैली में बात करें तो सबसे पहले इस पर प्रभाव किन शैलियों का पड़ा, तो बूंदी शैली पर प्रभाव पड़ा एक तो मेवाड़ का, क्योंकि इनका क्षेत्र भी नज़दीक है, दूसरा इनके मेवाड़ के साथ संबंध भी अच्छे रहे हैं, रिश्तेदारियां रही है बूंदी क्षेत्र, हाड़ा क्षेत्र और मेवाड़ वालों की। तो एक तो इन पर मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रभाव पड़ा, दूसरा मराठों का प्रभाव कुछ देखने को मिलता है कहीं कहीं। मराठा चित्र शैली के कुछ संबंधित कुछ चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि बूंदी क्षेत्र में आपको पता है मराठे आते थे, तो मेवाड़ और मराठा का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। स्वर्णकाल की बात करें तो स्वर्णकाल जो कोटा में भी उमेद सिंह थे और यहाँ भी उमेद सिंह है, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग है। कोटा में अलग उमेद सिंह है, बूंदी में अलग उमेद सिंह है, लेकिन नाम एक ही है। बूंदी में भी स्वर्णकाल उमेद सिंह का रहा है। इसके बाद बात करें तो वृक्ष और रंग, तो पेड़ का तो यहाँ पर खजूर का ही चित्रांकन हुआ है जो कोटा में था, सेम वही। और रंगों की बात करें तो लाल सामान्य कलर है, यहाँ पर भी लाल, पीला और हरा। कोटा में था नीला, पीला, हरा, यहाँ पर लाल, पीला, हरा, कोई खास अंतर नहीं है। सभी प्रकार के सामान्य कलर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कलर कोई, रंगों की कोई बड़ी बात नहीं है इन शैलियों में। वृक्ष और रंग हो गए। इसके बाद नारी नेत्र को इसमें कोई विशेष रूप से नहीं दिखाया गया है। तो हम बात करते हैं पशु पक्षियों की। पशु पक्षी कौन कौन से देखने को मिलते हैं, तो पशु पक्षी यहाँ पर मोर, सर्प अर्थात सांप और कबूतर, इनके चित्र काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो ये हुए सामान्य फैक्ट बूंदी शैली के बारे में। बूंदी शैली मैंने आपको बताया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट शैली है, तो इसकी कुछ सामान्य विशेषताएं और देखते हैं हम, या फिर जिसको हम बोलते हैं कि चित्र, बूंदी शैली के चित्र देखते हैं कि चित्र यहाँ पर किस प्रकार के बने, और कुछ दो एक इसमें विशेष बातें हो रहे हैं वो भी देखते हैं साथ के साथ। तो चित्रों की बात करते हैं बूंदी शैली में। चित्र किस किस प्रकार के, क्या क्या मुख्य चित्र बने, तो एक तो सबसे पहले यहाँ पर हाथियों की लड़ाई का चित्र बनाया गया है। हाथियों की लड़ाई के कुछ चित्र बने हैं। घोड़े रेस करते हुए अर्थात घोड़ों की दौड़ के, घोड़ों की दौड़ के चित्र बने हैं। हाथियों की लड़ाई के चित्र बने हैं। उसके बाद जैसे वर्षा में नाचते मोर का एक चित्र है। वर्षा में नाचते मोर का ये चित्र, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्षा में नाचते मोर का चित्र राजस्थान में कौन सी चित्र शैली में देखने को मिलता है, तो बूंदी शैली में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ये वर्षा में नाचते मोर का। एक चित्रशाला, बूंदी चित्र शैली से एक शब्द संबंधित है, चित्रशाला। चित्रशाला क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्रशाला का अर्थ है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बूंदी शैली का गोल्डन जो टाइम है बूंदी शैली का, वो उमेद सिंह का टाइम था। तो उमेद सिंह ने बूंदी में जो दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग, उस तारागढ़ दुर्ग में रंग महल है एक, तारागढ़ दुर्ग में एक अंदर रंग महल है। उस रंग महल में रंगीन भित्ति चित्र बनवाए उमेद सिंह ने, रंग महल में रंगीन भित्ति चित्र बनवाए। उन भित्ति चित्रों को, उन रंगीन भित्ति चित्रों को चित्रशाला बोला जाता है बूंदी शैली में। और वो रंगीन भित्ति चित्र राजस्थान की, संपूर्ण राजस्थान चित्रकला में बनने वाले पहले रंगीन भित्ति चित्र थे। उससे पहले कभी भी रंगीन भित्ति चित्र नहीं बने थे। तो इस चित्रशाला की ये विशेषता है कि यहाँ पर रंगीन भित्ति चित्र बने थे। तो इस कारण बूंदी के भित्ति चित्र विशेष रूप से प्रसिद्ध हो जाते हैं। रंगीन भित्ति चित्र, चित्रशाला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी एग्जाम में आ जाता है। इसके बाद कुछ सामान्य विशेषताएं इसकी, जैसे
यहाँ पर पशु पक्षियों का बहुत ज़्यादा चित्रण हुआ है। राजस्थान की संपूर्ण शैलियों में यदि हम बात करें तो पशु पक्षी का सर्वाधिक चित्रण किसी शैली में हुआ है तो वो है बूंदी शैली। पशु पक्षियों के बहुत ज़्यादा चित्र बने हैं। इसी प्रकार प्रकृति का भी सर्वाधिक चित्रण इसी शैली में हुआ है। प्रकृति का भी सर्वाधिक चित्रण बूंदी शैली में हुआ है। पशु पक्षियों का इतना अधिक चित्रण होने के कारण बूंदी शैली को पशु पक्षी शैली भी बोलते हैं। यहाँ पर पशु पक्षियों का सबसे ज़्यादा चित्रण हुआ है और प्रकृति का भी सबसे ज़्यादा चित्रण हुआ है। देखिए, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जो प्राचीनतम जो हमारे चित्र हमारे क्षेत्र में राजस्थान में जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं वो कैसे चित्र हैं? शैलाश्रय चित्र हैं, अर्थात गुफाओं में आदि मानव ने जो भी कोई संरचना देखी बाहर उसी को उकेर दिया गुफाओं में। तो सबसे पहले वो कौन सी संरचना देखेगा? कोई ये आजकल की भौतिक संरचनाएं थोड़ी ना होंगी। जंगलों में कैसी संरचनाएं देखने को मिलती है? पेड़ पौधे, जानवर, हाथी, घोड़े, यही सभी प्रकार के मतलब जानवर, जंगली जानवर। तो आदि मानव ने जो प्राचीनतम चित्र बनाए वो इन्हीं चीज़ों के बनाए। किसी पेड़ की आकृति बना दी या किसी जानवर की, हाथी की आकृति बना दी। तो अर्थात प्रकृति का जो चित्रण है वो एक प्रकार से प्राचीनतम रूप का रहता है और वही प्रकृति का चित्रण सबसे ज़्यादा बूंदी की शैली में भी मिलता है। तो बूंदी शैली के लिए एक संज्ञा यूज़ की जाती है, इसके लिए एक लाइन का उपयोग किया जाता है कि बूंदी शैली जो है वो राजस्थानी चित्रकला की विचारधारा का आरंभिक केंद्र माना जाता है बूंदी शैली को। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में कि बूंदी शैली को राजस्थानी चित्रकला की विचारधारा का आरंभिक केंद्र माना जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि प्राचीनतम समय से जो हम चित्र देखते हैं वो किस प्रकार के बनते थे? वो बनते थे आदि मानवों द्वारा गुफाओं में भित्ति चित्र, उकेरे गए चित्र, अर्थात मुख्यतः प्रकृति चित्रण होता था और प्रकृति चित्रण सबसे ज़्यादा बूंदी शैली में मिल रहा है। इस कारण बूंदी शैली को राजस्थानी चित्रकला की विचारधारा का आरंभिक केंद्र माना जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, इसके बारे में याद रखना। एक और विशेषता बूंदी चित्र शैली की कि यहाँ के चित्रों में ज्यामिति का सबसे बढ़िया प्रयोग हुआ है। ज्यामिति का अर्थात चित्र बनाते समय बिल्कुल सीधी सीधी रेखाएं बनाई गई है कि कोई जैसे टेढ़ा अगर कोण बनाया गया है तो उसमें भी ज्यामिति का ध्यान रखा गया है। ज्यामिति आप जानते हो, रेखागणित। तो ये कुछ विशेषताएं हैं बूंदी चित्र शैली की। ये 2-3 बातें याद रखना कि पशु पक्षियों का सबसे ज़्यादा चित्रण, प्रकृति का सबसे ज़्यादा चित्रण और ज्यामिति का भी सबसे बढ़िया और सबसे ज़्यादा प्रयोग बूंदी शैली में हुआ है। बूंदी शैली को राजस्थानी चित्रकला की विचारधारा का आरंभिक केंद्र माना जाता है। तो ये हमने देखे बूंदी शैली के चित्र और इसकी विशेषताएं। 2-3 नाम इसके चित्रकारों के मिलते हैं, वो भी याद कर लेना। तो बूंदी शैली में चित्रकारों के नाम बता देता हूँ मैं आपको। 3 नाम हैं, रामलाल, उसके बाद अहमद अली और एक सुरजन सिंह। ये तो बूंदी के शासक ही थे। सुरजन सिंह स्वयं चित्रकार थे, इस कारण इनका नाम भी चित्रकारों में शामिल किया जाता है। तो 3 चित्रकार बूंदी शैली में याद रखने हैं, रामलाल, अहमद अली, सुरजन सिंह। ये अपनी बूंदी शैली कंप्लीट, अपना हाड़ौती स्कूल कंप्लीट और राजस्थान की संपूर्ण चित्रकला शैलियाँ और उनका वर्गीकरण हमने कंप्लीट किया। इसको सारे को आप अच्छे से पढ़ना। अब मैं कुछ आपको सामान्य बातें बता देता हूँ इसके बारे में, कुछ और सामान्य फैक्ट्स। वैसे तो चित्रकला टॉपिक यहाँ तक ही होता है, लेकिन कुछ एक और एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको एग्जाम में कहीं कोई क्वेश्चन आ जाए तो फ़ायदा होगा, आपको काम आएगा। राजस्थान में कुछ चित्रकला से संबंधित संस्थाएं हैं। चित्रकला से संबंधित कुछ संस्थाएं हैं, उनके बारे में बता देता हूं। वैसे तो अपना एक अलग टॉपिक रहेगा राजस्थान के संपूर्ण संगीत, कला और ये इस तरीके से साहित्य संस्थान। शुरू में पहले दिन जब मैंने आपको सिलेबस बताया था, उस समय बताया था कि संगीत, कला और साहित्य संस्थानों का एक कंप्लीट टॉपिक हम करेंगे, लेकिन उसमें हम पूरा डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको सामान्य इनके बारे में बात बता रहा हूँ जो स्पेशल चित्रकला के लिए हैं, चित्रकला के विकास में काम करते हैं राजस्थान के संस्थाएं। एक तो चितेरा और धोरा, ये 2 संस्थाएं हैं जोधपुर में। बस इनका मैं आपको नाम और लोकेशन ही बता रहा हूँ अभी। चितेरा और धोरा 2 संस्थाएं हैं चित्रकला से संबंधित जोधपुर में। एक संस्था है अंकन, भीलवाड़ा में। एक संस्था है टखमण, बड़ा अजीब सा नाम है ये, टखमण और तुलिका कला
परिषद, 2 संस्थाएं हैं, दोनों संस्थाएं उदयपुर में, लक्ष्मण और तुलिका कला परिषद उदयपुर में। इसके अलावा जयपुर में और 2-4 संस्थाएं हैं, जैसे आयाम, चित्रकला से संबंधित संस्थाएं हैं सारी की सारी। पैग, संस्था का नाम है पैग, आयाम, पैग, एक है जैसे कलावृत्त और एक है आर्टिस्ट ग्रुप। चार संस्थाएं हैं जयपुर में। तो ये हमने देखी चित्रकला के विकास से संबंधित राजस्थान में वर्तमान संस्थाएं। अब हम देखते हैं कुछ एक संग्रहालय जहाँ पर राजस्थान के प्राचीन चित्र रखे हुए हैं या उनसे संबंधित अन्य प्रकार की जानकारी हमें देखने को मिलती है। तो कुछ संग्रहालय, म्यूजियम जिनको बोलते हैं, चित्रकला से संबंधित संग्रहालय। सबसे पहले पोथीखाना, काफ़ी फेमस है ये पोथीखाना, और एक है जवाहर कला केंद्र। दोनों ही जयपुर में हैं। पोथीखाना और जवाहर कला केंद्र दोनों जयपुर में हैं। उसके बाद सरस्वती संग्रहालय, ये उदयपुर में है। यहाँ पर उदयपुर चित्रकला शैली के चित्र यहाँ पर रखे हुए हैं, जो श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी और वो सभी हमने देखे थे, वो सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में है। उसके बाद एक संस्था जैसे मान प्रकाश पुस्तकालय, ये पुस्तकालय भी है और संग्रहालय भी है यहाँ पर। ये मेहरानगढ़ जोधपुर में है, जोधपुर के दुर्ग मेहरानगढ़ में है। एक संग्रहालय है जैसे जैन भंडार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैन भंडार ये कहाँ पर है? जैसलमेर में। जैन भंडार जैसलमेर में राजस्थान का, संपूर्ण राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ रखा हुआ है। कल मैंने आपको उसका थोड़ा सा जिक्र किया था बीच में कि राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ ओग निरुक्ति जैसलमेर शैली का है। वो आप थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, जैसलमेर शैली का नहीं है, वो जैसलमेर के जैन भंडार में रखा हुआ है। शैली उसकी कोई भी नहीं है, क्योंकि वो जब शैलियों का, राजस्थान की शैलियों का जन्म हुआ उससे भी बहुत पहले का है। तो राजस्थान का जो प्राचीनतम चित्र मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसका नाम है, चित्रित ग्रंथ है राजस्थान का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है, उसका नाम है ओग निरुक्ति। ओग निरुक्ति, और एक और है, 2 है ये, ओग निरुक्ति और 10वें कालिक सूत्र चूर्णी। जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है ये, ताड़पत्रों पर चित्रित ग्रंथ है ओग निरुक्ति वाला। 10वें कालिक सूत्र चूर्णी, ये 2 ग्रंथ है, दोनों राजस्थान के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। 1060 ईस्वी के हैं। तो आप बताइए, 1060 ईस्वी के हैं, तो राजस्थान की तो चित्रकला शैलियों का उद्भव ही 15वीं-16वीं शताब्दी में हुआ है। तो ये कौन सी शैली के हो सकते हैं? किसी के भी नहीं होंगे। बस ये ऐसे ही प्राचीनतम 15वीं शताब्दी से पहले जो चित्र बनते थे उनमें ये शामिल है। उस समय एक दो कभी कभी चित्र बन जाते थे। तो ये जो प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है राजस्थान के, ओग निरुक्ति और 10वें कालिक सूत्र चूर्णी, जैन भंडार जैसलमेर में रखे हुए हैं। और इनके बारे में एक खास बात कि इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है? भारतीय चित्रकला का, मूर्तिकला नहीं, चित्रकला पढ़ रहे हैं हम, भारतीय चित्रकला का द्वीप स्तंभ, क्योंकि ये अति प्राचीन है, बहुत प्राचीन है, इस कारण इनको एक विशेष संज्ञा दी गई है, भारतीय चित्रकला का द्वीप स्तंभ, ये इनको बोला जाता है। तो ये हुआ जैन भंडार। एक और आप संग्रहालय याद रख लीजिए, 6 नंबर, माधो सिंह संग्रहालय कोटा में। तो ये हमने कुछ म्यूजियम, कुछ संग्रहालय देखे चित्रकला से संबंधित, पोथीखाना, जवाहर कला केंद्र, सरस्वती संग्रहालय, मान प्रकाश, जैन भंडार और माधो सिंह। इसमें ये दोनों बातें आप याद रखिएगा, ओग निरुक्ति और 10वें कालिक सूत्र चूर्णी। अब हम कुछ आधुनिक चित्रकारों के बारे में देखते हैं। कुछ एक आधुनिक चित्रकार हैं, उनको कुछ उपमाएं दी गई है, कुछ उनको उपनाम दिए गए हैं, उनके बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैं चित्रकार का नाम लिखूंगा, यहाँ पर इसका उपनाम। जैसे सबसे पहले रवि वर्मा,
तो रवि वर्मा को भारतीय चित्रकला का पितामह बोला जाता है। रवि वर्मा को भारतीय चित्रकला का पितामह बोलते हैं। रवि वर्मा के बाद कुंदन लाल मिस्त्री आधुनिक चित्रकार है, बस इनके बारे में आप थोड़ा सा देख लेना, कहीं कोई क्वेश्चन आ सकता है। कुंदन लाल मिस्त्री को आधुनिक चित्रकला का जनक बोलते हैं। जो वर्तमान चित्रकला है, जो मॉडर्न चित्रकला है, मॉडर्न पेंटिंग्स है, उसका जनक, आधुनिक चित्रकला का जनक कुंदन लाल मिस्त्री। इसके बाद एक है जो भारत की पहली महिला चित्रकारा है, सुरजीत कुमारी चोयल। सुरजीत कुमारी चोयल भारत की फर्स्ट पहली महिला चित्रकार है ये। इसके बाद एक हैं जैसे गोवर्धन बाबा हैं। अब ये राजस्थान से संबंधित दो चार बता देता हूँ। गोवर्धन बाबा ये कांकरोली राजसमंद के हैं, कांकरोली राजसमंद में है गोवर्धन बाबा कांकरोली। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं भीलों का चितेरा, अर्थात ये भीलों के चित्र ज़्यादा बनाते हैं। भीलों से संबंधित, उनकी कल्चर से संबंधित भीलों का चितेरा गोवर्धन बाबा को बोला जाता है। एक है परमानंद चोयल, परमानंद चोयल, ये कोटा से हैं। इनको बोला जाता है भैंसों का चितेरा। भैंस जो होती है बफेलो, उनके काफ़ी बढ़िया चित्र बनाए हैं इन्होंने। भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल। एक हैं सौभाग्यमल गहलोत, बस नाम याद रखने हैं आपको, सौभाग्यमल गहलोत, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद रखना। सौभाग्यमल गहलोत जयपुर से हैं और इन्हें बोला जाता है नीड़ का चितेरा। सौभाग्यमल गहलोत नीड़ का चितेरा। दो नाम और है, जैसे भूर सिंह शेखावत। भूर सिंह शेखावत ये बीकानेर के हैं। इन्हें बोला जाता है गांवों का चितेरा। ये गांवों की संस्कृति से संबंधित ज़्यादा चित्र बनाते हैं, तो गांवों का चितेरा भूर सिंह शेखावत। एक लास्ट नाम इसमें जगमोहन माथोडिया। जगमोहन माथोडिया जयपुर से हैं। इन्हें बोला जाता है श्वान का चितेरा। श्वान अर्थात डॉग, कुत्ता। जगमोहन माथोडिया श्वान का चितेरा, भूर सिंह शेखावत बीकानेर से गांवों का चितेरा। तो ये कुछ एक चित्रकार और उनके उपनाम हुए। हमने चित्रकला टॉपिक को सामान्य रूप से अब कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको इसका, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थोड़ा तुलनात्मक रिवीजन करवाऊंगा, थोड़ा सा जल्दी से वो और देख लेते हैं, फिर आपका टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक की सारी क्लासेस देखी हैं, उसको रिवाइज़ किया है, पढ़ा है, तो आपको अब रिवीजन करने में देखिए कितना आसानी होगी। जब मैं आपको तुलनात्मक रिवीजन अब कराऊंगा, इसमें आपको देखिए कितनी आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं शैलियाँ लिख देता हूँ यहाँ पर। आप देखिए, आप भी ऐसी एक टेबल सेम टू सेम जैसी मैं बनाता हूँ ऐसी एक टेबल बना लीजिएगा। पेज को यूँ टेढ़ा मोड़ के और एक टेबल बना लीजिए। शैलियाँ लिखता हूँ इस तरफ मैं। जैसे सबसे पहले हमने करी थी उदयपुर शैली, उसके बाद नाथद्वारा, फिर चावंड, फिर देवगढ़, उसके बाद मारवाड़ स्कूल में जोधपुर शैली, फिर बीकानेर शैली, फिर किशनगढ़ शैली, यहाँ पर हम इनकी विशेषताओं को देखेंगे। इसके बाद एक जैसे आमेर शैली ढूंढाड़ स्कूल में, फिर जयपुर शैली, फिर अलवर शैली, और हाड़ौती स्कूल में अभी हमने की कोटा शैली और
बूंदी। तो इन सभी की विशेषताओं को देखते हैं सामान्य। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, हमने जो सबसे पहले बात की थी कि प्रभाव, तो प्रभाव के बारे में देखते हैं कि बाहरी प्रभाव इन शैलियों पर किस किस का पड़ा है। बाहरी प्रभाव देखते हैं इन शैलियों पर किस किस का पड़ा है। सबसे पहले सभी शैलियों का एक साथ देखेंगे, तो ये हो जाएगा तुलनात्मक अध्ययन। तो सबसे पहले उदयपुर शैली पर बाहरी प्रभाव किस शैली का पड़ा? ये प्राचीनतम शैली थी, यहाँ से राजस्थानी चित्रकला शैली की शुरुआत हुई थी। तो इस शैली पर प्रभाव जो पड़ा वो पड़ा गुजरात शैली का, या फिर जिसे हमने बोलता था जैन शैली। ठीक है, गुजरात या जैन शैली का। नाथ द्वारा पर किसका प्रभाव पड़ा? मैंने आपको बताया नाथ द्वारा अर्थात श्री कृष्ण जी से संबंधित करना है, तो इस पर एक तो प्रभाव पड़ा ब्रज शैली का, इसके अलावा यहाँ की जो मुख्य शैली अर्थात उदयपुर शैली का। ठीक है, चावंड पर किसका प्रभाव पड़ा? मैंने आपको बताया चावंड में अमर सिंह द्वारा मुगलों से मजबूरन संधि कर ली गई, तो चावंड शैली पर प्रभाव पड़ा मुगल शैली का। देवगढ़ शैली पर प्रभाव पड़ा तीनों का, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, तीनों शैलियों का प्रभाव पड़ा देवगढ़ शैली पर। देवगढ़ शैली में मैंने आपको बताया था कि जोधपुर का प्रभाव अर्थात देवगढ़ पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र में भी जो चित्र बने उनमें भी इन्होंने रेत के टीले दिखा दिए, अर्थात जोधपुर शैली का प्रभाव देवगढ़ शैली में। जोधपुर शैली पर मेवाड़ का प्रभाव अर्थात उदयपुर शैली का प्रभाव पड़ा, क्योंकि इन्होंने शुरुआत में मेवाड़ की नकल करके ही सारे चित्र बनाए, संपूर्ण अस्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। उसके बाद मालदेव के समय जोधपुर चित्रकला शैली का स्वतंत्र अस्तित्व हुआ। बीकानेर शैली पर प्रभाव पड़ा एक तो यहाँ की मुख्य शैली जोधपुर शैली का, उसके अलावा मुगल शैली का, क्योंकि बीकानेर के महाराजा राय सिंह अकबर के मनसबदार थे। देखो, आप रिवाइज करवा रहा हूँ तो आपको आसानी से चीज़ें रिकॉल हो रही होंगी, अच्छी बात है। किशनगढ़ शैली पर फिर किशनगढ़ से अर्थात यहाँ के जो सावंत सिंह थे, नागरीदास कृष्ण भगत थे, तो ब्रज शैली का प्रभाव। इसके बाद यहाँ की मुख्य शैली अर्थात जोधपुर शैली का प्रभाव, और एक विशेष शैली का प्रभाव यहाँ पर पड़ा कांगड़ा शैली का प्रभाव, क्योंकि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश वाला, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में स्त्रियों के जो सुंदरता दिखाने में, नारी सुंदरता दिखाने में सफ़ेद और हल्के गुलाबी रंगों का प्रयोग होता है, तो वैसा ही किशनगढ़ शैली में किया गया है। किशनगढ़ शैली अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। तो ब्रज, जोधपुर और कांगड़ा शैली का प्रभाव। आमेर शैली पर तो मुगल प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा है। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की कौन सी शैली पर सबसे ज़्यादा मुगल प्रभाव पड़ा, तो आमेर शैली पर। जयपुर शैली पर भी सेम, मुगल प्रभाव सबसे ज़्यादा। अलवर शैली पर हमने देखा अलग अलग किस्म के प्रभाव पड़े। ईरानी शैली का प्रभाव पड़ा, दिल्ली शैली का प्रभाव पड़ा और जयपुर शैली का प्रभाव पड़ा। ठीक है, ईरानी शैली का प्रभाव अर्थात यहाँ पर बसलो चित्रण देखने को मिला। दूसरा, ईरानी शैली में जो नीले और हरे रंगों का प्रयोग होता है वही अलवर शैली में देखने को मिला। बसलो चित्र वाली बात महत्वपूर्ण है। कोटा पर अभी हमने पढ़ा बूंदी शैली का प्रभाव पड़ा और ब्रज शैली का प्रभाव पड़ा। मथुरेश जी कोटा नाथ द्वारा वो वल्लभ संप्रदाय की पीठ है, इस कारण ब्रज शैली का प्रभाव कोटा में, और बूंदी पर हमने अभी पढ़ा मेवाड़ और मराठा का प्रभाव पड़ा। तो ये हमने देखा कि राजस्थान की चित्रकला शैलियों पर किस किस का प्रभाव पड़ा। अब हम देखते हैं यहाँ के शासकों का, अर्थात यहाँ पर चित्रकला शैलियों में स्वर्ण युग, कौन कौन से शासक का यहाँ पर स्वर्ण युग रहा। आप एक साथ सारी टेबल बना लेना, एक तरफ सारी की सारी शैलियाँ लिख लेना, उसके बाद प्रभाव, फिर स्वर्ण युग, फिर वृक्ष, रंग, जो भी मैं आगे सारा बताऊंगा वो एक साथ लिख लेना आप। तो बात करते हैं स्वर्ण युग की, गोल्डन टाइम की। सबसे ज़्यादा चित्रकला का विकास किस शैली में, किस शासक के समय हुआ? तो उदयपुर में बात करें तो जगत सिंह फर्स्ट के समय इन्होंने चितेरों ओवरी तस्वीरारों कारखानों स्थापित किया था उदयपुर के राजमहल में। नाथद्वारा में राज सिंह का, महाराणा राज सिंह का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। नाथद्वारा का श्रीनाथ जी का मंदिर इन्होंने स्थापित करवाया था, तो महाराणा राज सिंह का प्रभाव पड़ा। चावंड में हमने देखा अमर सिंह फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्वर्णकाल, क्योंकि इनके समय ही चित्रकला का विकास हुआ। महाराणा प्रताप के पुत्र थे, महाराणा प्रताप खुद नहीं कर पाए, अपना जीवन सारा संघर्ष में बीत गया, तो अमर सिंह फर्स्ट चावंड शैली में स्वर्णकाल। देवगढ़ में स्वर्णकाल वैसे तो द्वारकादास चुंडावत का मिलता है, यहाँ के ठिकानेदार थे द्वारकादास चुंडावत, लेकिन यहाँ पर अन्य नाम एक महत्वपूर्ण है जो है श्रीधर अंधारे।
देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को दिया जाता है। जोधपुर शैली में स्वर्णकाल कहा जाता है जसवंत सिंह फर्स्ट का, गज सिंह के पुत्र थे ये, जसवंत सिंह फर्स्ट। बीकानेर शैली में स्वर्णकाल, बीकानेर शैली में महाराजा अनूप सिंह का, जो उस्ता कलाकारों को पाकिस्तान लाहौर से लेकर के आए, अनूप सिंह का स्वर्णकाल। किशनगढ़ शैली में स्वर्णकाल सावंत सिंह नागरीदास, बनी ठनी के कारण सावंत सिंह या फिर इनका दूसरा नाम नागरीदास। जब ये अपने अंत समय में मथुरा वृंदावन के क्षेत्र में भक्ति करने लगे, उस समय नागरीदास के नाम से ये रचनाएं लिखते थे, कविताएं लिखते थे, साहित्य लिखते थे, तो दूसरा नाम इनका नागरीदास मिलता है। वैसे शासक के समय इनका नाम था सावंत सिंह। आमेर शैली पर बात करें तो आमेर शैली में स्वर्णकाल मान सिंह का और जय सिंह प्रथम, जय सिंह फर्स्ट का। जयपुर शैली में स्वर्णकाल प्रताप सिंह का, अलवर शैली में स्वर्णकाल विनय सिंह का, कोटा शैली में स्वर्णकाल उमेद सिंह, अभी पढ़ा हमने, और बूंदी शैली में भी उमेद सिंह। दोनों अलग अलग है हालांकि, कोटा शैली में स्वर्णकाल उमेद सिंह और बूंदी शैली में भी उमेद सिंह। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, स्वर्णकाल हमने देखा। इस तरीके से आप कंपैरिजन करके याद करोगे ना, टेबल बना लेना, आप भी अच्छी टेबल बना लेना, एक बड़े चार्ट पर या बड़े किसी पेज पर, अच्छे से आपको फिर रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, पेड़ों की बात करते हैं कि कौन कौन सी चित्रकला शैली में मुख्य रूप से पेड़ों का चित्रांकन किस प्रकार से हुआ। वृक्ष की बात करते हैं तो उदयपुर शैली में बात करें तो उदयपुर शैली में हमने देखा था कि कादम्ब वृक्ष की अधिकता देखने को मिलती है। नाथद्वारा शैली में केले की अधिकता देखने को मिलती है, केले के पेड़ की। चावंड शैली में ऐसी कोई बात नहीं है, देवगढ़ में नहीं है। जोधपुर शैली में आम के पेड़ की अधिकता मिलती है, बीकानेर में भी आम। किशनगढ़ शैली में केले के पेड़ अधिक मिलते हैं। आमेर शैली में बड़ और पीपल, संपूर्ण ढूंढाड़ स्कूल में ही मैंने आपको बताया कि बड़ और पीपल के ही पेड़ मिलते हैं। बड़ और पीपल के ही पेड़ जयपुर में फिर, और अलवर में भी बड़ और पीपल के पेड़। कोटा में खजूर के पेड़, और सेम ऐसा ही बूंदी में खजूर के पेड़। तो ये हुआ वृक्ष की बात, पेड़ों की बात। नेक्स्ट करते हैं रंगों की बात, कि रंग कौन कौन सी शैली में कौन कौन से देखने को मिले। तो उदयपुर शैली में रंग जो देखने को मिला वो राजस्थान की संपूर्ण शैलियों में सबसे ज़्यादा है, जैसे पीला और लाल। नाथद्वारा शैली में हरा और पीला, क्योंकि नाथद्वारा शैली में मैंने आपको बताया था याद रखने के लिए, केले के पेड़ सबसे ज़्यादा मिले हैं, तो केले का रंग हरा और पीला ही होता है। तो नाथद्वारा शैली में हरे और पीले रंगों का उपयोग ज़्यादा हुआ है। चावंड शैली में ऐसा नहीं है, देवगढ़ में नहीं है। जोधपुर शैली में आम की सबसे ज़्यादा पेड़ बने हैं तो रंग पीला होगा। बीकानेर में भी सेम आम के सबसे ज़्यादा पेड़, रंग सबसे ज़्यादा पीला। किशनगढ़ में सुंदरता दिखाने के लिए अभी बताया जस्ट सफ़ेद और गुलाबी। आमेर शैली में रंगों की बात करें तो आमेर शैली में हरा और एक प्राकृतिक रंग, ये बात इंपॉर्टेंट है आमेर शैली की, कि आमेर शैली में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ है। जयपुर शैली में बात करें तो हरा और एक हाशिए पर लाल रंग का प्रयोग मिला है, हाशिए पर। अलवर शैली में बात करें तो अलवर शैली में ईरानी प्रभाव पड़ा है, तो ईरानी प्रभाव पड़ा है अर्थात ईरानी शैली में नीला और हरा रंग महत्वपूर्ण होता है, तो अलवर में नीला और हरा। कोटा में रंग सामान्य रंग नीला, पीला और हरा, और बूंदी में लाल, पीला और हरा। तो ये हमने रंगों की बात की सभी शैलियों में। नेक्स्ट हम देखते हैं नारी नेत्रों की, कि नारी नेत्रों को किस तरीके से बताया गया है। नारी नेत्र, तो उदयपुर में नारी के नेत्र किस प्रकार के बताए गए हैं, मछली के समान, मीन जैसी आंखें। नाथद्वारा में चकोर पक्षी जैसी आंखें। चावंड में ऐसा कुछ नहीं है, देवगढ़ में नहीं है। जोधपुर में बादाम जैसी आंखें। बीकानेर में हिरण जैसी आंखें। किशनगढ़ में खंजन पक्षी जैसी आंखें या फिर कमल की पंखुड़ियों जैसी आंखें। आमेर में आंखें, तो आमेर में मछली जैसी आंखें। संपूर्ण ढूंढाड़ स्कूल में यही मिलता है। जयपुर में भी फिर मछली जैसी आंखें और अलवर में भी मछली जैसी आंखें। कोटा में मृग अर्थात हिरण जैसी आंखें, और बूंदी में आम की पत्तियों जैसी आंखें। ये शायद मैं आपको शैली में बताना भूल गया, तो दोबारा रिवीजन करने का यही फ़ायदा है कि पीछे कोई एक आधा पॉइंट हमसे मिस हो भी गया हो तो वो सारा का सारा अब आ जाएगा। बूंदी में आम की पत्तियों जैसी आंखें देखने को मिलती है नारी सौंदर्य में। तो आँखों के बाद अब बात करते हैं हम पशु पक्षियों की।
कि पशु पक्षी यहाँ पर कौन से देखने को मिलते हैं ज़्यादा। पशु पक्षी तो उदयपुर में एक तो हाथी का चित्र ज़्यादा मिले हैं और एक चकवा चकोर पक्षी जो होता है इसके चित्र काफ़ी मिले हैं। नाथद्वारा में गाय के चित्र मिले हैं। चावंड में ऐसा कुछ नहीं है, देवगढ़ में नहीं है। जोधपुर में ऊँट क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र है, घोड़ा, कौवा और चील, इन सभी जानवरों के चित्र मिले हैं। बीकानेर में भी सेम ऊँट, घोड़ा, कौवा, चील। किशनगढ़ में बतख, बगुला और हंस, इनके चित्र मिले। अब देखिए किशनगढ़ के पशु पक्षी मैं आपको पहले बताना भूल गया था, नाथद्वारा में गाय भी बताना भूल गया था। तो ये दोनों अब हमारे आगे आ गए, क्योंकि रिवीजन करते हैं तो ये फ़ायदा हो जाता है कि सारा का सारा मैटर एक साथ आ जाता है। तो यही फ़ायदा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि तुलनात्मक रूप से हम अध्ययन करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। आमेर में यदि हम पशु पक्षियों की बात करें तो आमेर शैली में पशु पक्षी मिलते हैं घोड़ा और मोर। संपूर्ण ढूंढाड़ स्कूल में घोड़ा और मोर ही मिलता है। तो जयपुर और अलवर शैली में भी घोड़े और मोर के चित्र मिलेंगे। कोटा में हमने अभी देखा शेर और बतख के चित्र ज़्यादा मिले हैं। और बूंदी में मोर, नाचते हुए मोर का चित्र मिला है, सांप और कबूतर। नेक्स्ट बात करते हैं, ये पशु पक्षियों की बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो नायिका भेद की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नायिका भेद हमने देखा बहुत सारी शैलियों में मिला है, तो इसकी बात करते हैं। नायिका भेद, नायिका की मनोदशा के आधार पर उसका चित्रांकन किया गया है। तो उदयपुर में नायिका भेद जो है वो है विप्रलब्धा नायिका। उदयपुर में विप्रलब्धा नायिका है। नाथद्वारा में ऐसा नहीं है, चावंड में नहीं है, देवगढ़ में नहीं है। जोधपुर में जो नायिका है वो है पोषकपतिका। पोषकपतिका नायिका, ये भी मैं आपको कल बताना भूल गया था, शायद मुझे लग रहा है कल मैंने नहीं बताया आपको ये। तो जोधपुर शैली में जो नायिका भेद है वो है पोषकपतिका नायिका। बीकानेर शैली में वासक सज्जा, श्रृंगार करती हुई नायिका। किशनगढ़ शैली में घमंडी नायिका, जो अपने प्रेमी से, अपने पति से अपने पैर दबवा रही है, जिसका नाम है या जिसे बोलते हैं स्वाधीन भ्रातृका नायिका। आमेर शैली में नायिका नहीं है। जयपुर शैली में है रूप गर्विता, अर्थात जिसको अपने रूप पर, अपने सौंदर्य पर गर्व है, घमंड है, रूप गर्विता नायिका। अलवर शैली में नहीं है। और कोटा शैली में है फिर आरूढ़ यौवना, जो अपने यौवन को, अपनी युवावस्था को देख करके अति प्रसन्न हो रही है, आरूढ़ यौवना नायिका। तो ये हमने नायिका भेद देखे। अब इसमें 2 पॉइंट और बचते हैं, चित्र और चित्रकार। वो आप एक साथ एक एक शैली के एक साथ ही याद कर लेना। तो ये अपना रिवीजन भी कंप्लीट हुआ, अपना चित्रकला टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, आपको याद करने में आसानी होगी, क्योंकि सामान्यतः चित्रकला टॉपिक काफ़ी टफ होता है, काफ़ी इसमें पेचीदगियाँ होती है जो अच्छे से याद नहीं हो पाती हैं। तो अब चित्रकला टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। आप इसके साथ के साथ नोट्स बनाना, नोट्स को पढ़ना, फिर इसका इस प्रकार से कंपैरिजन करके रिवीजन करना, तो आपको अच्छे से सारा रिवाइज हो जाएगा, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट शैलियाँ, जो बातें इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो भी मैंने आपको अलग से बताई। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो आपका साथ देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए।